हेलो एवरीवन। तो आज आप लोग जो स्टार्ट हम आज करने वाले हैं केमिकल इक्वेशंस। तो इसे पिछले क्लासेस में हम लोग जाने थे आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस क्या होता है ना। तो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया गया था और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, किसी भी केमिकल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करने का 2 तरीका है ना। एक है वर्ड इक्वेशंस और एक क्या होता है केमिकल इक्वेशन। तो चलिए chemical reactions are represented by 2 methods. First one is word equations. Word equation. है ना। तो ये वर्ड इक्वेशंस क्या होता है ना। वैसा इक्वेशन जब केमिकल रिएक्शंस को ब्रीफली डिस्क्राइब करें किसके टर्म में, वर्ड के टर्म में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्ड इक्वेशंस। क्या बोलेंगे, वर्ड इक्वेशंस। तो चलिए वर्ड इक्वेशन को हम लोग डिफाइन कैसे कर सकते हैं। द केमिकल रिएक्शंस व्हिच आर रिप्रेजेंटेड बाय ब्रीफली इन क्या वर्ड्स आर नोन एज क्या, वर्ड इक्वेशंस। जैसे में हम लोग एक्टिविटी बहुत सारा पढ़ चुके हैं। जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शंस करने के बाद क्या देता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मैग्नीशियम। वर्ड इक्वेशंस में वर्ड के थ्रू हम लोग सीखेंगे। चलिए भाई, इस केमिकल रिएक्शंस जैसे में मैग्नीशियम और मैग्नीशियम प्लस क्या, ऑक्सीजन। दिस इंप्लाइज दैट क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड है ना। तो वर्ड इक्वेशंस क्या होता है ना। जब किसी भी केमिकल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं किसके टर्म में, वर्ड के टर्म में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्ड इक्वेशंस। लेकिन ये जो वर्ड इक्वेशंस है इसको लिखना थोड़ा सा क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है, आपको थोड़ा सा टाइम भी ले रहा है। इससे भी सिंपलर तरीका है ना, जिससे हम किसी भी केमिकल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कुछ नहीं, जो सेकंड आपका जो इक्वेशंस है उसको बोलेंगे क्या, केमिकल इक्वेशंस। क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन। तो वैसा केमिकल रिएक्शंस जिसको रिप्रेजेंट करते हैं किसके टर्म में, सिंबल्स के टर्म में और मॉलिक्यूलर फार्मूला के टर्म में, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशंस। तो व्हाट इज केमिकल इक्वेशंस, एक और फिर से व्हाट इज केमिकल इक्वेशन है ना। The reactions which described in the terms of क्या, symbols and formula are known as क्या, केमिकल इक्वेशंस। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशंस। और जब सिंबल्स और फॉर्मूला के टर्म में किसी भी केमिकल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करेंगे तो बहुत ही कम टाइम लगेगा और आप आसानी से लिख भी सकते हैं। चलिए भाई, तो मैग्नीशियम के लिए सिंबल सबको पता है। तो मैग्नीशियम का सिंबल क्या होगा, Mg। और ये ऑक्सीजन कौन सा फॉर्म एग्जिस्ट करता है, O2 फॉर्म एग्जिस्ट करता है। और ये दोनों रिएक्शंस करने के बाद जो बनाता है कंपाउंड वो क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये आपका वर्ड इक्वेशंस हो गया और ये क्या हो गया, केमिकल इक्वेशंस। अब पढ़ेंगे हम लोग केमिकल इक्वेशंस को 2 पार्ट में। आपका कौन कौन सा केमिकल इक्वेशंस होता है, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस और एक क्या होता है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। चलिए, तो यहां से हम लोग पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशंस आर क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स। One is balanced chemical equations. First one is क्या, balanced equations, balanced equation, and another is क्या, अनबैलेंस्ड बोलिए, चाहे एक और टर्म्स हम लोग देते हैं स्केलेटल इक्वेशन। क्या देते हैं, स्केलेटल इक्वेशन। एक और फिर से है ना, केमिकल इक्वेशंस को हम लोग 2 पार्ट में क्लासिफाइड किए। एक है आपका क्या, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस और एक क्या है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, या उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्केलेटल इक्वेशंस। क्या बोलते हैं, स्केलेटल इक्वेशन। तो ये आपका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस क्या होता है ना। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दैट मींस वैसा इक्वेशन जिसमें आपका जितना नंबर ऑफ एटम्स है डिफरेंट एलिमेंट का रिएक्टेंट में उतना ही एटम्स होना चाहिए किसमें, प्रोडक्ट साइड में। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड केमिकल
केमिकल इक्वेशंस। और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मतलब है कि जितना एटम्स आपका रिएक्टेंट साइड में उतना एटम्स आपका प्रोडक्ट साइड में नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनबैलेंस्ड या स्केलेटल इक्वेशन। एक बार फिर से, what is balanced equations, what is balanced equations, the chemical equations है ना, the chemical equations in which the total number of atoms of different elements are present in reactant है ना, must be equal to क्या, the total number of atom present in क्या product are known as क्या, balanced chemical equation। जब वही आपका इक्वल नहीं होता है रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में, जब आपका नंबर ऑफ एटम्स इक्वल नहीं होगा तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अनबैलेंस्ड इक्वेशंस, या उसी को क्या बोलते हैं, स्केलेटल इक्वेशन। अब चलिए भाई, ये मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो किसी भी रिएक्शंस को हम हर हाल में क्या करते हैं, बैलेंस्ड करते हैं। क्या करते हैं, क्योंकि जब तक किसी भी रिएक्शंस को आप बैलेंस नहीं करोगे तब तक वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करेगा। अगर आप अनबैलेंस्ड है आपका केमिकल रिएक्शंस, इसका मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर रहा है। अगर आपका रिएक्शंस बैलेंस्ड है, इक्वेशंस बैलेंस्ड है, इसका मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है। तो चलिए, तो इसका हम एग्जांपल भी दे सकते हैं, है ना। इसका एग्जांपल्स क्या होगा, जैसे में अभी मैंने बताया आपका मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शंस करने के बाद क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस केस में आपका रिएक्शंस बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस करना काफी आसान है। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे भी क्या 2 से मल्टीप्लाई। अब देखिए रिएक्टेंट साइड में जितना नंबर ऑफ एटम्स है उतना ही प्रोडक्ट साइड में भी है ना, इसलिए ये रिएक्शंस आपका क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। लेकिन वही अगर ऐसे लिखे Mg प्लस O2 गिव्स दैट क्या, MgO, इस केस में ये क्या है, अनबैलेंस्ड है। क्या है, अनबैलेंस्ड है। तो एक और क्वेश्चन यहां से आता है ना, हम लोग केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस क्यों करते हैं, तो आप लोग डायरेक्ट आप जानिएगा, है ना। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, दैट मींस द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ क्या, प्रोडक्ट। रिएक्टेंट का जितना मास होना चाहिए उतना ही मास क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट का होना चाहिए। ये तभी हो सकता है जब आपका रिएक्शंस क्या होगा, बैलेंस। दैट मींस द टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन रिएक्टेंट साइड मस्ट बी इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन क्या, प्रोडक्ट साइड। तो एक बार फिर से इस क्वेश्चन को आप कैसे आंसर कीजिएगा, है ना। हम लोग केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस क्यों करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, दैट मींस द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ क्या, प्रोडक्ट। दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन रिएक्टेंट साइड मस्ट बी इक्वल टू क्या, द टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन क्या, प्रोडक्ट साइड, है ना। इसीलिए हम लोग रिएक्शंस को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। चलिए भाई, अब रिएक्शंस को बैलेंस कैसे करते हैं, स्टेप बाय स्टेप। हालांकि हम आपको बेसिक लेक्चर्स में आपको मैंने बता चुका हूं, किसी भी रिएक्शंस को बैलेंस करना सबसे आसान मेथड हमने बताया था आपको, है ना। सबसे पहले मेटल को, तब नॉन मेटल को, तब ऑक्सीजन को, तब उसका क्या, हाइड्रोजन को। लेकिन आपके एनसीईआरटी बुक में जो दिया हुआ है स्टेप बाय स्टेप जो दिया हुआ है मेथड, उसमें आपको कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। आप बैलेंस किसी भी मेथड से कर सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग जो कॉन्सेप्ट दिया है, जिस बात को समझाया गया है, उसको हम यहाँ पे डिस्कशन करिए। चलिए, तो समझते हैं हम लोग किसी भी रिएक्शंस को बैलेंस कैसे करते हैं। देखिए, किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करना मतलब एनसीईआरटी बुक में जो दिया हुआ है ना, कैसे दिया है। अगर मान लो स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है, स्टेप 1 में अगर कोई रिएक्शंस वर्ड इक्वेशंस में दिया हुआ है तो उसको सबसे पहले केमिकल इक्वेशंस में कन्वर्ट करेंगे। केमिकल इक्वेशंस में कन्वर्ट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, लिस्ट करेंगे रिएक्टेंट में कितना नंबर ऑफ एटम्स है और प्रोडक्ट में कितना नंबर एटम्स है, उस कॉरस्पॉन्डिंग रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का। उसके बाद फिर बैलेंस उसको करेंगे, है ना, जो आपका जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, बड़ा है, मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्स है। चलिए एक एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग समझते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ स्टेप नंबर फर्स्ट, डायरेक्ट स्टेप फर्स्ट में हम लोग देखेंगे दिया हुआ स्टीम, आयरन प्लस क्या है, स्टीम, और ये देता है क्या, आयरन 2 and 3 ऑक्साइड और प्लस H2S क्या होता है, रिलीज करता है। तो चलिए भाई, ये तो वर्ड इक्वेशन है। तो स्टेप 2, अगर वर्ड इक्वेशन दिया हुआ है तो उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे किसमें,
केमिकल इक्वेशंस में। तो सबको पता है आयरन के लिए सिंबल्स हम लोग क्या यूज करते हैं, Fe। अब चलिए स्टीम का मतलब क्या होगा, वाटर जिसके पास बहुत ही ह्यूज अमाउंट में एनर्जी क्या हो, कंटेंट हो, तो इसके लिए क्या लिखेंगे H2O, है तो H2O ही है, लेकिन इसके पास एनर्जी कंटेंट क्या होगा, ज्यादा होगा। अब देखिए वहां पे समझना है आयरन 2 and 3, हमने आपको बताया था कि आयरन का 2 वैलेंसी होता है, 2 भी होता है और क्या होता है 3 भी होता है। तो चलिए दोनों को मिलाने के बाद वो कौन सा कंपाउंड बनता है इसको सीखते हैं। चलिए भाई आयरन का ऑक्साइड बनाना है, तो ऑक्सीजन का वैलेंसी मैंने क्या बताया था, 2 बताया था, और आयरन का 2 वैलेंसी, एक 2 भी और एक क्या 3 भी। अगर 2 लिया जाए तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, आपका जो फॉर्मूला बनेगा क्या बनेगा, FeO। चलिए अब 3 लेना है, तो अगर इसका 3 और इसका 2 क्रॉस करेंगे तो क्या बनाएगा, Fe2O3। जब दोनों को मर्ज करेंगे तो आपका जो बनेगा वो फॉर्मूला क्या बनेगा, Fe3O4 और H2 गैस क्या करेगा, रिलीज करेगा, क्या करेगा, रिलीज करेगा। चलिए तो अब हम लोग आगे बढ़ते स्टेप नंबर 3। हाँ स्टेप नंबर 3 में क्या, हाँ एक बात और, रिएक्शंस को बैलेंस करने के लिए हम जब नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा नंबर से नहीं मल्टीप्लाई कर देंगे कि आपका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो डिस्टर्ब हो जाए। अब ऐसा नहीं कि H2O में अगर हाइड्रोजन को 4 करना तो यहाँ पे 4 लगा देंगे, मतलब आपको ऐसा नंबर से ऐसा नहीं मल्टीप्लाई कर देना है किसी नंबर से, उसके मॉलिक्यूलर फार्मूला में कोई डिस्टर्बिंग नहीं होना चाहिए। तो इसलिए इसको हम लोग बॉक्स से घेर देंगे, मतलब इसमें आपको कुछ चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए इसको बॉक्स के अंदर हम लोग क्या कर दिए, इंक्लोज कर दिए। अब स्टेप नंबर 3 है ना, बॉक्स में इसलिए बंद कर दिए कि आपको कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो इसके अंदर मतलब H4 नहीं कर देना है, O2 नहीं कर देना है, Fe को F4 नहीं कर देना है, ऐसा नहीं करना है। अब चलिए जो भी नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो कोएफिशिएंट में मल्टीप्लाई, मतलब पहले मल्टीप्लाई होगा। चलिए तो स्टेप नंबर 3 में अब सुनिएगा, पहले रिएक्टेंट साइड में है ना, रिएक्टेंट साइड में क्या, इधर जो भी देखेंगे सबसे ज्यादा रिएक्टेंट साइड में कौन ज्यादा है बताइए, Fe ज्यादा है कि H2O ज्यादा है, H2O ज्यादा है। जो ज्यादा मतलब वैसा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो काफी कॉम्प्लेक्स होगा तो उसके अंदर जो एटम प्रेजेंट है उसको बैलेंस करने का कोशिश करेंगे। तो बताइए H2O के अंदर किसका संख्या सबसे ज्यादा, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है ऑक्सीजन और यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन। तो पहले आप लिस्ट भी बना सकते हैं, लिस्ट में हम लोग क्या बना सकते हैं, नंबर ऑफ एटम्स, कौन सा एटम कौन सा एलिमेंट कितना है, उसके बाद में LH साइड में कितना एटम है उसका, और RH साइड में कितना है। चलिए देखिए यहाँ पे समझना करें, एलिमेंट दैट मींस कौन कौन है बताइए, Fe है, H है, O है, तो आयरन कितना है इधर 1 LH साइड में, और यहाँ पे कितना है 3। ऑक्सीजन हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे 2, और उस साइड में कितना है 2। चलिए बैलेंस है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 1 और उधर ऑक्सीजन कितना है 4। तो अब आप बताइए, मेरा कहने का मतलब ये है कि इस कॉम्प्लेक्स में आपका हाइड्रोजन तो ऑलरेडी बैलेंस है, तो अब मेरा बचा कौन, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करेंगे, देखिए यहाँ पे एक ऑक्सीजन, यहाँ पे कितना 4 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे इसको 4 करने के लिए यहाँ पे 4 से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। चलिए तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया और हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, बच कौन गया, आयरन। तो आयरन यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या है 3 है, इसको 3 करने के लिए क्या करना होगा, 3 से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। अब देखिए आपका केमिकल रिएक्शंस क्या है, बैलेंस है। चलिए एक और एग्जांपल देते हैं, देखिए यहाँ पे CH4 कंबशन करने के बाद ये आपका देता है CO2 एंड क्या H2O। तो देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा कौन है, CH4 ज्यादा है, O2 ज्यादा, भाई ज्यादा कॉम्प्लेक्स CH4 है, तो इसके अंदर कार्बन 1 आपका रिएक्शन बैलेंस है। अब देखिए उसके बाद किसको बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन 4, वहां पे हाइड्रोजन 2, तो 2 जा क्या होगा 4। अब देखिए ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना 2 और यहाँ पे कितना 2 कितना हुआ 4, और यहाँ पे 2 है तो 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई है। तो इस तरीके से हम किसी भी रिएक्शन को क्या कर सकते हैं, आसानी से बैलेंस कर सकते हैं। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे जो केमिकल इक्वेशंस है हम लोग जो लिखते हैं उसका कुछ ना कुछ क्या है, लिमिटेशन है। तो अब हम लोग हेडिंग लगाएंगे लिमिटेशन ऑफ केमिकल इक्वेशंस। चलिए पढ़ते हैं, लिमिटेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन। चलिए तो केमिकल इक्वेशंस का लिमिटेशन क्या है समझिएगा पहले।
सबसे पहला तो ये है कि केमिकल इक्वेशंस देखने के बाद ये नहीं आप बता सकते हैं ये कौन सा रिएक्टिंग स्पीसीज, कौन सा प्रोडक्ट स्पीसीज का फिजिकल स्टेट क्या होगा। मतलब सिंपल सीधा सीधी फिजिकल कंडीशन, फिजिकल स्टेट दैट मींस कौन सा रिएक्टिंग, कौन सा प्रोडक्ट आपका सॉलिड है, प्रोडक्ट जो बन रहा है वो सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है, गैसेस स्टेट में है ना। तो वो चीज हमको पता नहीं होता है, तो इसके बारे में हमको कुछ पता नहीं होता है। और सेकेंड रिएक्शंस कंडीशंस है ना, तो इक्वेशंस के थ्रू हम ये नहीं बता सकते हैं कि उसका कौन सा कंडीशंस पे वो आपका केमिकल रिएक्शंस हेल्ड हो रहा है। तो इसी इंफॉर्मेशन को मोर इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम लोग कुछ चीज सीखते हैं है ना। जैसे में आपको किसी भी केमिकल रिएक्शंस को मोर इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम लोग कुछ टर्म्स को याद रखेंगे। जैसे सबसे पहला है ना, तो लिमिटेशन तो आप समझ गए कि फिजिकल स्टेट के बारे में हमको इंफॉर्मेशन नहीं आ पाता है। और दूसरी बात ये कि रिएक्शंस का कंडीशन जो होता है वो किस रिएक्शंस कंडीशंस पे आपका वो रिएक्शंस हो रहा है इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता है। तो इसी इंफॉर्मेशंस को जारी रखने के लिए है ना हम लोग सीखते हैं कुछ टर्म्स है, कुछ रूल्स है जिसको आपको फॉलो करना होगा है ना। तो उस केमिकल रिएक्शंस में, उस केमिकल रिएक्शंस को मोर इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए सबसे पहला फिजिकल स्टेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे में अगर मान लो कि कोई सॉलिड है, सॉलिड के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे S, लिक्विड के लिए क्या यूज करेंगे L, गैसेस के लिए क्या यूज करेंगे G, एक्वस सॉल्यूशन जिसमें वाटर का कोई सॉल्यूशन है तो उसको कैसे लिखेंगे एक्वस, क्या लिखेंगे एक्वस। तो सबसे पहला आपका जो है ना, तो किसी भी केमिकल इक्वेशंस में उसके फिजिकल स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कुछ सिंबल्स यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं सिंबल्स। दैट मींस फॉर सॉलिड के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे S यूज करेंगे है ना। फॉर लिक्विड के लिए क्या यूज करेंगे L यूज करेंगे है ना। गैस के लिए क्या यूज करेंगे G यूज करेंगे है ना। और लिक्विड सॉल्यूशन, कोई भी आपका जो लिक्विड सॉल्यूशंस है उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे एक्वस। और याद रखना हर हाल में वो लिक्विड में जो सॉल्वेंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए वाटर है ना। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे एक्वस यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे एक्वस। तो पहला इंफॉर्मेशन। सेकेंड इंफॉर्मेशन याद रखिएगा रिएक्शंस के ड्यूरेशंस में क्या होता है ना प्रेसिपिटेट बनता है। दैट मींस द इनसॉल्युबल सब्सटेंस व्हिच आर क्या सेटल डाउन एट द बॉटम पोजीशंस ऑफ कंटेनर्स है ना व्हिच कैन थ्रोन आउट इजीली है ना। तो इसीलिए उस जो पीपीटी जो सॉलिड फॉर्म में जो आपका सब्सटेंस जो आपको ऑब्टेन हुआ उसके लिए हम लोग प्रेसिपिटेट दो काम करेंगे, या तो एरो डाउन करेंगे दैट मींस ऐसे, या तो ऐसे यूज करेंगे और नहीं तो कैसे यूज करेंगे पीपीटी यूज करेंगे। जैसे में हम एग्जांपल देते हैं, इसमें आपको बताया था PbNO3 का होल ट्वाइस, ये आपका लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड, ये आपका एक्वस होगा, ये भी क्या होगा एक्वस होगा। तो जैसे ये रिएक्शंस किया आपका क्या बना था PbI2 प्लस KNO3, लेकिन ये जो PbI2 था LOPPT बना रहा था। तो या तो आप PPT लिख दीजिए और नहीं तो क्या कीजिए एरो इन डाउनवर्ड डायरेक्शंस में आप क्या कर सकते हैं इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो याद रखना पीपीटी के लिए आपका डाउनवर्ड एरो से रिप्रेजेंट करना होगा। वही कभी कभी रिएक्शंस में क्या होता है गैस इवॉल्व होता है और गैस इवॉल्व के लिए हम लोग एरो को क्या करते हैं अपवर्ड डायरेक्शंस में क्या करते हैं रखते हैं। तो चलिए थर्ड पॉइंट में है ना, अगर कोई भी गैस आपका रिएक्शंस के डायरेक्शंस में इवॉल्व हो रहा है तो उसके लिए जो हम लोग सिंबल्स रिप्रेजेंट करते हैं कैसे अपवर्ड डायरेक्शंस में क्या देते हैं एरो देते हैं। और फोर्थ बहुत सारे फिजिकल कंडीशंस पे जिसपे आपका बहुत सारे ऐसा कंडीशंस है जिस कंडीशंस में आपका रिएक्शंस प्रोसीड होता है उतना आपको उस जिसमें फिजिकल कंडीशन दैट मींस आपका प्रेशर्स हो गया, टेम्परेचर्स हो गया, कैटलिस्ट है, ये सब हम लोग यूज करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शंस को प्रोसीड करवाने के लिए। तो हम लोग इस कंडीशंस को हम लोग कहां पे रखेंगे एरो, जो हम लोग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो एरो देते हैं या तो एरो से ऊपर नहीं तो क्या है नीचे हम लोग क्या करेंगे रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए नेक्स्ट